ये बात समझ पा रहे हो? इस साइड मोटी रोड है तो आधे पे नहीं आएगा, आधे से कम पे आएगा, इसलिए ऐसा है। सेंटर ऑफ मास में एक लाइन लिखो बेटा, इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी, मास को अंडरलाइन, वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एक लाइन और लिखो, इट मे लाई ऑन द बॉडी और आउटसाइड बॉडी, इट मे लाई ऑन द बॉडी और आउटसाइड बॉडी। एग्जाम्पल आज ही मिल जाएंगे बेटा, बॉडी के ऊपर भी मिल सकता है सेंटर ऑफ मास और बाहर भी मिल सकता है। सेंटर ऑफ मास पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई बच्चों? अब तक जितने भी चैप्टर आपने पढ़े ना बेटा, आपको सबको पॉइंट मान के मैंने पढ़ाया है। एक पॉइंट है, एक कार थी, आपका मास था, उसको मैंने पॉइंट बोला, वहां पे हमने कभी साइज नहीं देखा, क्या मास है, एक बिंदु एम है और उसका मास आपका एक पॉइंट, उसका मास एम है, ऐसे हमने पढ़ा है। अब लेकिन बेटे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स हम पढ़ने लग जाएंगे कि बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसके बड़ा ऑब्जेक्ट है तो फोर्स आप कहाँ लगाओगे, सर यहाँ लगाऊं, यहाँ कहाँ लगाऊं, ऐसे बड़ा ऑब्जेक्ट हम मानने लग गए। उसको सोल्व करने के बोल दिया कि कोई एक ऐसा पॉइंट देख लो जहाँ पे इसको दोबारा रीड्रॉ करें तो पूरे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे लिखा जा सके, इसका पूरा मास एम है। पूरी बॉडी को अलग अलग जगह फोर्स लगाने कन्फ्यूजन था, कोई एक पॉइंट मुझे बनाना था जहाँ से मैं मोशन देखूँ, फोर्स देखूँ, कोई भी चीज़ देखनी है। इसे बच्चा पूरी बॉडी का एक पॉइंट बनाएगा, उसका नाम सेंटर ऑफ मास है। ऐसे ही बच्चा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपको पढ़ाऊँ, कन्फ्यूजन रहता है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा वेयर टोटल वेट ऑफ बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सर वेट और मास में कोई फर्क है क्या? वेट क्या होता है mg, आप जानते होंगे बच्चा। जब तक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, मतलब स्मॉल ऑब्जेक्ट का मतलब जहां तक g का वेरिएशन नहीं होता है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है। यदि कोई बोल आपका सेम है, यदि कोई बोलता है बेटा सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज सेम पॉइंट, गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। जब तक सेम होगा जब तक आपका ऑब्जेक्ट रिलेटिवली स्मॉल साइज का, जब बहुत बड़ा साइज आ जाएगा बच्चों, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 100 किलोमीटर, फिर जी का वेरिएशन आने लग जाएगा, इसलिए वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग है। ठीक है क्या? दोबारा देखो बच्चों, आसान सी चीज है। यदि हमने कोई एक यहाँ पे लिया हुआ बच्चों वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, अलग अलग मास है बेटा, m1 है, m2 है, m3 है, और यहाँ से बच्चों पोजिशन वेक्टर दिया हुआ r1, यहाँ से बच्चों r2 और यहाँ से बच्चों r3। तो एक तो सरल तरीका बन जाता है, सर सेंटर ऑफ मास आपको लिखना है तो r वेक्टर सेंटर ऑफ मास आप लिख दो m1 r1 प्लस m2 r2 और चलता रहेगा ऐसे ही, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बच्चों जब आई जे के की फॉर्म में लिखा हो तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। यदि कोई बोल दे 2 kg मास है, वो कहाँ रखा हुआ 1,2,3 पॉइंट पे, एक आपका 10 kg मास और रखा बेटा -5,2,10 कुछ भी, जिसको अब आई जे के में लिखना आसान है, तो इसलिए अलग अलग 3 पॉइंट पूछे, सबसे आसान आप सीधा आई जे के में लिखो और यहाँ सोल्व कर लो। इसी को अलग तरीका लिखना क्या है कि आर को एक्स आई वाई जे ऐसे करने की जगह आप सीधा कर लो, एक्स यदि कोऑर्डिनेट आपसे पूछा तो m1 x1 ये आपने पढ़ा होगा, m2 x2 ऐसा चलता रहेगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही बेटा आप y सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, वैसे ही बच्चों z सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हो, सिंपल आता रहेगा m1 y1 प्लस m2, सिंपल चीज हम जानते हैं। इसी चीज को बच्चों लिखने का एक तरीका ये हो सकता है mi xi, और बच्चों i की वैल्यू कहाँ से बेटा 0 से n, डिवाइड बाई समीशन ऑफ mi की वैल्यू फिर कहाँ से 1 से n। अरे समीशन का मतलब जानते हैं, i का मतलब एक बार 0 है एक बार 1, या चलो 1 से कर लो, इसको भी 0 की जगह i की वैल्यू कर लेते हैं आप 1 से, जो हमें 0 मास तक अभी ले रहे हैं हम तो 1 ही लेते हैं, तो m1 x1 m2 x2 चलता रहेगा, सेम आसान तरीका है। ऐसे ही बनाओ एक बार, मैं धीरे धीरे सवाल आपको एक आसान सा करा के एक आसान सा करा के, ये कौन से के सेंटर ऑफ मास में निकाल रहा हूं बेटा, जब आपका इंडिविजुअल मास दिया हो, एक एक पॉइंट मास आपको दिया हो, तब आप ऐसे यूज करोगे। और ये तो आप जानते हैं, एक्चुअली फॉर्मूले आप जानते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, सेंटर ऑफ मास वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन करना देखेंगे। ये आपको जहाँ अच्छा सवाल आएगा उसका पॉइंट ऐड करेंगे। एक दो टाइप का सवाल ज़्यादा फेमस होता है, आप लोग जानते भी, अब सुना तो हुआ, एक कटिंग वाला क्वेश्चन आता है, या कभी बच्चों स्मूथ सरफेस पे एक लड़का वहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से वहाँ चला गया, किश्ती कहाँ जाएगी, उस टाइप वाले 2 सवाल आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनको आप ज़्यादा ध्यान से देखना है। ठीक, आप जानते हैं इसका, देखते हैं एक बार। इसके मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही बना लेता हूँ बेटा, बस ऐसे ही सिंपल प्रैक्टिस के लिए। तो रेक्टेंगल लेके भी बना सकता था मैं कि 4 पॉइंट आपको दे दूँ, 3 पॉइंट मैं आपको दे दूँ। तो पहले जो मोर पॉपुलर है मैं 2 क्वेश्चन वाला 2 पॉइंट वाला कराता हूँ, तो फाइनल आपका ऐसे ही चलता रहेगा। यदि बच्चों अपने पास कोई मास है यहाँ पे m1 और यहाँ पे मास है बेटा m2, और इनके बीच में जो बच्चों डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपने पास है कैपिटल R। आपसे बोला कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, m1 से आप बताओ कहाँ आएगा, x दूरी पे x की वैल्यू निकालनी है। आपसे बेटा m2 से ही पूछ सकता है, m1 से ही पूछ सकता है, कैसे सोल्व किया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना तो पहला काम क्या करेंगे, अज्यूम एनी मास
एट ओरिजिन, एज्यूम एनी मास एट ओरिजिन। पहला काम करें, किसी एक मास को आप ओरिजिन पर मान लो। फिर दोबारा क्या होगा बेटा, मार्क कोऑर्डिनेट ऑफ अदर, कोऑर्डिनेट्स फॉर अदर मासेज। जितने और मास है बच्चों सबके कोऑर्डिनेट आप लिखने की कोशिश करो। और फिर क्या होगा बच्चों, देन सोल्व किसके हिसाब से, जैसे आपने अभी लिखा था एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, ऐसे। कभी भी क्वेश्चन करना था, पहला काम क्या करेंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे बच्चों उसको आप सेंटर पे आप ओरिजिन मान लो, किसी को भी मान लो। जैसे बच्चों मैं यहाँ निकालना मुझे कहाँ से है, M1 से दूरी है, तो एक काम करता हूँ जहाँ से निकालना उसको ओरिजिन माने ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों उस वे में हमने सीखा हुआ डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन से गए तो ऐसा करते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ इसको मान लिया बेटा, यह आपका 0,0, सवाल शुरू ऐसे करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, सर ये यहाँ से r दूरी पे, तो इसका क्या हो जाएगा r,0। आपके पास x1 0 है, x2 r है, y1 0 है और बच्चों y2 भी 0, तो y तो निकालने की जरूरत नहीं यहाँ। तो x सेंटर ऑफ मास जब आप निकालें क्या आ जाएगा सर, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सर m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ m1 है, x1 की वैल्यू 0 बेटे, m2 की वैल्यू यही है और x2 की वैल्यू r, नीचे आ जाएगा बेटे m1 प्लस m2 और आंसर आ जाएगा बच्चों m2 इंटू r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बच्चों ये जो फॉर्मूला एक बार बनने लग गया है ना, ये पूरे चैप्टर में ऐसा सही फॉर्मूला बनता रहेगा। यदि दो मास है, कैपिटल M और स्मॉल m, r दूरी पे रखे हुए हैं, l दूरी पे रखे हुए हैं, तो बार बार सेंटर ऑफ मास में ऐसा ही आपको बनता रहेगा कि यदि आपको कैपिटल M से दूरी निकालनी है तो ऐसे आएगा स्मॉल m इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल मास, इस फॉर्म में आता रहेगा। पहला इसलिए ऐसा करवाया। दोबारा देखो एक बार, एक साथ दो बनाना बच्चों, बनाने के तो मैं आपको ऐसा भी बना सकता हूं, लेकिन मैं जानूंगा ट्रायंगल वाला बना रहा था कि आपको दूरी निकालने में थोड़ा सा पता चले। ये मास आपका m है बच्चों, ये m आपका 2m और ये 3m, ऐसे मास रखे हुए हैं। और बच्चों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे हुए हैं। ये आपकी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, इसकी साइज आपकी साइड जो है बच्चों a है, इसकी साइड जो है बच्चों आपकी a है, और आपको मेंशन कर दिया कि इक्विलेटरल है। फिर आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास, इक्विलेटरल है तो सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। सबसे पहले क्या सर, आप सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं, पहले किसी एक को ओरिजिन मान लो। ये कहीं फिक्स में बताता कि m से निकालो 2m से, मैं उसको ओरिजिन मानता, कुछ नहीं बोला। सेंटर ऑफ मास आपको बनाना, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, इस वाले को ही, यहाँ वाले को ही आप बनाने में आपको आदत है, क्योंकि बच्चों जब भी अपने एक्सिस पढ़ी है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने ऐसे ही पढ़ी है, ये x और ये y, तो यहाँ पे आप मानते हुए आए हो, तो इसको ओरिजिन मानना हमारे सबसे आसान है। पॉइंट मार्क करना बच्चे, कितना आ जाएगा बेटा सर a,0, सही है क्या सर। यदि ये आपकी कैसी है इक्विलेटरल, तो यहाँ बिल्कुल बीच में रखा होगा, इसका कितना आ जाएगा बच्चों, हाइट तो आ जाएगी कितनी पता नहीं, लेकिन आपका x तो आ जाएगा a/2, हाइट अभी देखते हैं, हाइट हम नहीं जानते हैं, अलग से देखो। सर ये क्या आपका a है, सर ये कितना a/2 है, और ये कितना बेटा 60 है। चाहो तो आप सीधा बना लो बच्चों, और ये आपको ये a/2 भी आपको निकालना है, जितना डायरेक्ट आ भी जाएगा। सर ये a है, ये 60, यहाँ कितना आता है a cos 60, अपने आप a/2 है। यहाँ कितना आएगा बेटा a sin 60, दैट इज √3/2a, सही है क्या। अब अपने पास बच्चों y वाला कोऑर्डिनेट भी आ गया है। अब अपने पास x1 x2 y1 y2 और बच्चों x3 y3 सारी चीजें दिया हुआ है। तो देखो अब x सेंटर ऑफ मास आप जब निकालते हो तो एक बार वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, m1 x1 और बच्चों आपका m2 x2 आपका आ जाएगा m3 x3 डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3। दोबारा देखो बेटा, पहले वाले का m आपको दिया, x की वैल्यू 0, दूसरे वाले को 2m आपने दिया और x की वैल्यू a, इसको आपने 3m दिया और x की वैल्यू कितनी बेटा a/2। टोटल मास लेकिन ऐड करेंगे क्या आ जाएगा m प्लस 2m प्लस 3m। सोल्व करना एक बार, 2ma और ये कितना आ जाएगा बेटा 1.5 और 3/2, तो आ जाएगा मेरे ख्याल से 7/2ma, और ये डिवाइड में कितना आ जाएगा 6m, m से m कैंसल, 7 डिवाइड बाई 12, ये सही लिखा क्या। दोबारा देखो बेटा, y सेंटर ऑफ मास जब आप निकालोगे फिर एक बार वही फार्मूला लिख लेना, m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। पुट करना बच्चों वैल्यू, सर m इंटू 0, सर 2m इंटू 0, लेकिन ऊपर वाला क्या 3m, और 3m की क्या दिया बच्चों √3a डिवाइड बाई 2। टोटल मास क्या आया था 6m, मैं सीधा लिख देता हूँ बच्चों, इस m से ये m कैंसल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 12a, सही लिखा गया, 6 इंटू 2, सही है क्या।
ये वाला बनाओ एक बार, इसका उपयोग देखना बच्चों मैं कैसे करूँगा थोड़ी देर में। सेंटर ऑफ मास में एक बात आप दिमाग में बिठा लेना, जब भी दो पॉइंट दिए हो ना बेटा 1 और 2, 1 से दूरी निकालो तो 2 का मास आएगा इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल मास। जैसे ये आया हुआ, जैसे हमने कहाँ से निकाला 1 से निकाला तो ऊपर m2 आया है, 2 से निकाल दे तो ऊपर m1 आएगा। वो सवाल ऐसे नहीं पूछता, जैसे m आपके बोल देगा NaCl। अब सुनते बेटे केमिस्ट्री में NaCl बॉन्ड है, उनकी बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, Na का मास दे दिया, Cl का दे दिया, नहीं दे दिया तब जानते होगे मोलिक्यूलर वेट जानते हो Na और Cl का, सिर्फ आपको डिस्टेंस दे दी, इतने इनके बीच में बॉन्ड लेंथ है। Na से सेंटर ऑफ मास बताओ तो हम कोई दिक्कत नहीं, तो Cl का मास डिवाइड वैसे। अब चाहो तो बच्चों कुछ भी ज्योमेट्री आपको देता है वो आपको कोऑर्डिनेट बनाने चाहिए, आंसर आता रहेगा। बना बच्चों, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन जीवन की सबसे बड़ी फफूंद है, इसको आप अच्छे से देख लेना। मतलब 11th में आपको जब ऐसा होगा ना पता नहीं किसका आंसर क्या आएगा, वो 2 टॉपिक आपके लिए यही 2 मिलेंगे, वरना हर चैप्टर में एक आधा टॉपिक मिलेगा, अदरवाइज आपको हर चैप्टर में एक आधा टॉपिक मिलेगा। सेंटर ऑफ मास के बारे में ये तो आप पहले से जानते हो, अब जैसे अच्छा टॉपिक आए वहाँ आप ध्यान देना, वहाँ आपका काम बनने लग जाएगा। बना बच्चों अपने आराम से बनाओ। एग्जाम में कैसे सवाल पूछा गया बच्चों वो आपको इस पे बताता हूँ एक बार, वो आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। NaCl वाला और Na और Cl बोलने में उसका फायदा है कि आप जानते हो केमिस्ट्री पढ़ता था उसको Na का मास नहीं बताना, Cl का मास नहीं बताना, सिर्फ आपको बॉन्ड लेंथ देगा। बॉन्ड लेंथ दिया आपको बताएगा Na से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है। नीचे एक नोट बनाएंगे बच्चों, नीचे मैं नोटेशन लिखवा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अभी ताज़ा क्वेश्चन किया उसको आप डायरेक्ट समझ पाओगे, अदरवाइज तो सेंटर ऑफ मास में ही मैं प्रूफ भी कर दूंगा बाद में जाके, जो अभी लाइन लिखवा रहा हूँ शायद आज ही वरना कल तो जरूर प्रूफ करेंगे, आज मैं ऐसे ही लिखवा देता हूँ एक बार। देखो बच्चों मैं अब है ना पॉइंट नहीं बोल के पार्टिकल ना बोल के ऑब्जेक्ट बोलूँगा जानबूझ के, वहाँ जो भी ऑब्जेक्ट था उसका मतलब भी पार्टिकल था, लेकिन अब रिजिड डायनेमिक्स आ गई तो वो ऑब्जेक्ट है, किसी का शेप और साइज सब कुछ है, उसको हटा के मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ आप, सही है क्या। एक लाइन लिखो, नोट लिखो बच्चों आप, 2 ऑब्जेक्ट्स मूविंग ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन विल कोलाइड एट सेंटर ऑफ मास। छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, देखो पतली सी एक लड़के का है ना, सुंदर सी जुल्फों वाली ऐसी लड़की, लो इसका M1 मास, ये M2। बच्चों के एक दूसरे के ऐसे अट्रैक्शन में दौड़ेंगे ना तो जहां भी टकराएंगे सेंटर ऑफ मास पे। और एक बात और समझ में आएगा, अभी मैं नहीं जानता वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ सर भारी ज़्यादा दौड़ पाएगा, लड़का थोड़ा मोटा होना है ना, सर भारी ज़्यादा दौड़ पाएगा हल्की ज़्यादा दौड़ पाएगी, भारी ज़्यादा दौड़ आपका हल्की ज़्यादा दौड़ पाएगी। सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा, सेंटर ऑफ मास विल लाई क्लोजर टू हैवियर वेट, सही है क्या। एक लाइन और लिखो डायग्राम बना के। अरे सवाल करने का तरीका बनेगा, धीरे धीरे अपने को ऑप्शन काटने आएंगे बेटा, ठीक हम सोल्व करना जान ही गए, लेकिन इसका मास ज़्यादा उसके पास सेंटर ऑफ मास होगा। खास कह रहा हूँ मेरे हिसाब से बता रहा था, मैं ज़्यादा तेज दौड़ पाऊंगा। ये बच्चों अपने को जो है ना ऑप्शन काटने में मदद मिला, जैसे यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, मान लो बच्चों 100 किलो है और ये बच्चों मान लेते हैं चलो लड़की कितनी 55 किलो की तो होती है ना, लिख देंगे नीचे लाइन 66। हाँ वो अलग अलग नीचे लगाओ एक बार, सेंटर ऑफ मास विल लाई क्लोजर टू हैवियर वेट, सेंटर ऑफ मास विल COM लिख लो बेटा, सेंटर ऑफ मास will lie closer to heavier mass, will lie closer to heavier mass, closer to heavier mass को अंडरलाइन करो, closer to heavier mass को अंडरलाइन करो। देखो बेटा एक बार PMT लिखो, सवाल लिखो, देखता हूँ कितनी बात को पकड़ पाए हो बच्चों। मन जानू स्पेसिफाई किया बेटा ऑब्जेक्ट है ना, देखें एक बार, फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट A, फाइंड आउट distance traveled by object A before colliding with object B, before colliding with object B, if separation, initial separation between, if initial separation between their centers is 12 r, सामने लिखा बेटा, initial separation between them is 12 r, objects are moving under mutual attraction। बच्चों इसको नहीं भी लिखो ना मैं तब भी आप समझ जाओगे, ग्रेविटेशन में भी लिखवा रहा हूँ, बस लास्ट में लिख लिया, ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन जब पढ़ेंगे हम समझ जाएंगे, अब भी आप जानते होंगे जब भी कोई 2 मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस टाइप की बात है। ऐसे मैंने बना रखा बच्चों, दोनों के बीच में इनिशियल 2r है,
तो टकराने से पहले ए को कितनी दूरी तय करनी हो आपको देखना है। देखो कैसे करेंगे सवाल को बच्चों। यहाँ एक तो बच्चा समझता सर ए से सेंटर ऑफ मास निकालना, ठीक है, ए को दूरी तय करनी है, ए से निकालना, तो हम क्या करेंगे सर इसका मास इंटू टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल मास, ठीक है, ये जानता बच्चा। लेकिन अब ये देखो बच्चों टकराने से पहले एक्चुअली ये चलेगा कितना, यदि मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा तो चलेगा तो सिर्फ ये यहाँ से यहाँ ना। अरे मैं टोटल दूरी क्या लूँ 12r लूँ या टोटल दूरी ये वाली लूँ मैं, टोटल दूरी ये वाली का मतलब क्या 2r और 1r, 3r हटा दो 9r। टोटल दूरी मुझे क्या लेनी चाहिए बच्चा 9r लूँ कि 12r लूँ। अब उसने खुद स्पेसिफाई किया ऑब्जेक्ट है स्फीयर है जो भी है, तो टकराने का मतलब क्या सर यहाँ तो पहले ही कल चलेगा कितना, तो आप सिर्फ कितनी दूरी तय कर रही इन दोनों को बच्चों 9r। सवाल आ चुका बच्चे ये 9r आपको ट्रेवल करना है। तो अब मैं देख सकता हूँ कितना ए का सेंटर ऑफ मास आएगा m इंटू टोटल दूरी 9r बटे में टोटल आपका कितना आ जाएगा बच्चों टोटल मास 4 and 5m, m से m कैंसिल किया 9/5r दैट इज 1.8r। सर टोटल दूरी अब 12 क्यों नहीं ले रहे मैं समझे बच्चों, टकराने से पहले कोलाइड करने से पहले, तो कोलाइड तो यही पार्ट कर जाएगा ना इसका। ऐसा तो नहीं कोलाइड कब करेगा सर सेंटर से सेंटर मिलेगा तब कोलाइड करेगा। टकराने से पहले कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, दोनों पॉइंट जब टकराएंगे इसकी बात कर रहा था। तो दूरी आपको 9r लेनी है। बनाओ शाबाश बना बच्चों। इसका पहला महत्वपूर्ण या पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन पे मैं मूव कर रहा हूँ। ये आप जानते थे, इनमें से एक चीज ध्यान देने लायक जो थी वही थी m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वो ट्राइंगल वाला और ये वाला सवाल पूछने की संभावना कम हो, पूछेगा तो 2 वाला ही पूछ लेगा, 3 वाला 4 वाला नहीं पूछता है, इसलिए मैं इसके ऊपर PMT लिखवाया भी है, आया भी था। टॉपिक लिखो बच्चों सेकंड, सेंटर ऑफ मास COM लिख लेना बच्चों आप, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। बना ले बच्चों आपने। बच्चों जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का डिस्कशन आप करोगे ना आपके पास वर्ड आएगा बेटा मास डेंसिटी। मास डेंसिटी अलग अलग हो सकती है बच्चों, जैसे लीनियर आपका मास आपका डिस्ट्रीब्यूट हो बच्चों, या आपका एरिया में हो बेटा एरियल डेंसिटी बोल सकते हैं, या बच्चों सिंपल आपका वॉल्यूमेट्रिक हो या वॉल्यूम में आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मतलब कैसा, जैसे बच्चों कोई बोलता रोड है, यदि कोई बोलता बेटा रोड है इसका टोटल मास m है और लेंथ l है, तो डेंसिटी क्या होगी हमने बता चुके हैं इसकी सर, डेंसिटी होती है पर यूनिट, तो इसलिए मास डिवाइड बाय लेंथ। बच्चा मुझसे ये नहीं पूछ सकता सर डायमीटर भी, तो आपको मैं डेफिनेशन दिया थर्मल में, रोड की डेफिनेशन यही होती है लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस या डायमीटर, याद है क्या। तो बच्चों एरिया कैसा होता है सर, इस टाइप की कोई प्लेट है या 2 डायमेंशन बच्चों 2D कोई भी चीज है, आप ये मत मानो सर सर्कल या प्लेट होना जरूरी नहीं, कैसा भी रैंडम सा शेप हो, एक प्लेन में हो, यदि इसका मास m और एरिया a है तो इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है बेटे, मास डिवाइड बाय एरिया इसकी डेंसिटी है। यूनिट आप लिखो क्या आ जाएगा kg पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा kg पर मीटर। और ये आप जानते हो बच्चों वॉल्यूमेट्रिक कैसा, जैसे बच्चों आपका क्यूब हो, जैसे बच्चों आप और मैं हूं, कोई भी 3 डायमेंशन शेप जिसका मास m और वॉल्यूम v, उसको रो लिखते हैं आप पहले से फैमिलियर हो, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, यूनिट आएगी बच्चा kg पर मीटर क्यूब। सही है क्या ऐसी ही चीज बाद में आपको चार्ज में बताऊंगा, क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी एरिया, समझे क्या। अपने को देखना मास डेंसिटी, तो मास को 3 तरीके से देखा जा सकता है, हो सकता है 1D में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है आपका 2 डायमेंशन में हो सकता है 3D में हो। तो इन आपको डेंसिटी थोड़ा सा पता होना चाहिए, कहाँ यूज करूँ थोड़ी देर में आपको अंदाजा लगे। बनाओ शाबाश, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं। 2D शेप कैसी है, प्लेट है, सर्कल है, कोई भी जो एक प्लेन में फैला हुआ मास सरफेस एरिया पे फैला हुआ, ऐसा सोचें बच्चों। मेन फॉर्मूला मैं उसी पे डालूंगा बेटा m1 x1 की, मैं जानता हूँ ऊपर जो आएगा प्रोडक्ट आएगा m इंटू एक्स का या m इंटू डिस्टेंस का डिवाइड बाई टोटल मास आता है। यदि वेरिएबल मास में आपको ऐसा कुछ लिखना है सेंटर ऑफ मास, तो उसको लिखने का एक अलग तरीका वो लिखते हैं। बना बच्चों आपने। देखो बच्चों यदि आपको वेरिएबल मास में सेंटर ऑफ मास लिखना ऐसा लिखा जाता है बेटा x dm इंटीग्रेशन और dm इंटीग्रेशन। ये अलग चीज है क्या, नहीं बात वही है सर, dm एक छोटा सा मास है, उसको इंटीग्रेट करें टोटल मास बन जाएगा। और x dm का मतलब क्या है सर, x को एक पॉइंट है, dm है छोटा सा मास, और ये भी तो एक्चुअली x इंटू m ही है। तो आपको ऊपर x इंटू m है, नीचे m है, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना है। वो पहले मैंने सिंपल इस टाइप का सिंगल, सर इस टाइप का सिंबल कब लगाते हैं, ये भी जोड़ना ये भी जोड़ना पहले लगा सकते थे, नहीं जब पॉइंट मास अलग अलग जोड़ना 2 + 4 + 6 ऐसे आपने को सिग्मा लगता है। इंटीग्रेशन कब, जब वेरिएबल मास सिस्टम और टोटल आपको एरिया निकालना है, दोनों का मतलब जोड़ी। सेम कहानी बच्चों, चाहो तो आप y सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं बेटा, y dm इंटीग्रेशन dm इंटीग्रेशन। सेम चाहो तो बच्चों z सेंटर ऑफ मास भी आ जाएगा, z dm इंटीग्रेशन डिवाइड बाई dm। थोड़ा सा एक बार सवाल देखो, एक एग्जांपल देखो,
बच्चों एक रोड है अपने पास, आपने एक दो का निकालना है बस बच्चों, सिंपल सिंपल सा रोड का ही। रोड का बोला मैंने m, l है, इसका सेंटर ऑफ मास आप बताओ। तो सेंटर ऑफ मास कहीं से तो बताना पड़ेगा। सर आप कहाँ से पूछना चाहते हो? अब इस एंड से पूछना चाहते हो, यहाँ से पूछना चाहते हो, कहीं और से चाहते हो? अभी बच्चों मैं आसान करके ए से बता रहा हूँ। सॉरी, सेम टाइप की कहानी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ाऊंगा तो कहीं और से बताऊंगा। देखो कैसा? सर एक काम करो, मैं पूरी रोड का तो नहीं जानता हूँ, यदि ए बिंदु का आप यहाँ बना लो, छोटा सा मास का टुकड़ा यहाँ काट लो, सर ये पॉइंट मास जैसा हो जाएगा डीएम। तो अरे सही है क्या? इसकी दूरी यहाँ से x मान लो। क्या डीएम की वैल्यू आप बता सकते हो? हाँ बता देंगे सर। डीएम की चौड़ाई कितनी है? सर dx मान लो, छोटी सी लेंथ, तो डीएम की वैल्यू आ जाएगी m डिवाइड बाई एल। ये क्या? ये चेन वाली कहानी बन गई बेटा। 10 मीटर में है 5 किलो, तो 1 मीटर में कितना और 2 में इतना, ऐसे। तो टोटल आपका मास का m है कितनी? l लंबाई में, l लंबाई में मास है m, एक में m बटे l, dx लंबाई में कितना आएगा? सही है क्या बच्चों? कितनी लंबाई लिए? dx। अब इसका सेंटर ऑफ मास आपको बनाना है, dm अपने पास आ गया, तो आपको कैसा सर x सेंटर ऑफ मास बना दो, अरे y तो कहीं हो सकता है नहीं, तो x dm इंटीग्रेशन, और dm इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या बेटा? m बाई l dx। ये किसकी वैल्यू है? ये आपकी किसकी वैल्यू बेटा? dm की, m बाई l dx इंटीग्रेशन, dm फिर लिखा m बाई l इंटू dx इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेट अब कहाँ से कहाँ करो? कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चों अपना मास? ए बिंदु से, ए पे क्या है? एल की वैल्यू 0 मान लो, और लंबाई यहाँ पे क्या? एल, तो आपका 0 से एल जाएगा, 0 से एल जाएगा, 0 से एल जाएगा बच्चों। m बाई एल आपका बाहर आ गया, x dx का आ गया बच्चों x स्क्वायर बटे में 2, लिमिट बच्चों 0 से एल। नीचे बच्चों m बाई एल बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x आ गया 0 से एल, कैंसिल हो गया। यह आ बेटा एल स्क्वायर बटे में 2 डिवाइड बाई एल, दैट इज l बाई 2। अरे सही है क्या? सर y वाला कोऑर्डिनेट नहीं निकालोगे क्या? y मैं जानता हूँ, पहले हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ था, 0 है, सेंटर ऑफ मास निकाले l बाई 2 कोमा में 0। सही है क्या? बनाओ शाबाश। एक इसका रोड का ही वेरिएबल वाला और करवा देता हूँ, वेरिएबल वाला सवाल पूछा हुआ है। ये कैसी मैंने रोड दिया बच्चा? जिसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, m बाई एल की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। अब नोट्स आप बच्चों स्ट्रिक्टली कॉपी से ही पढ़ना, जो अब बनारसी से पढ़ना फिजिक्स कहीं और अब पहले वाले पढ़ने जाओ, यही पढ़ना है ना, वरना आप 2-4 जगह आप देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अलग अलग नोटेशन हमने यूज़ किए रहते हैं, मेरा कन्फ्यूज हो जाएगा क्या किया हुआ। एक सवाल अपने आप बनाओगे, बनाया बच्चा आपने? एक सवाल अपने आप बनाओगे, आपको मुझे उत्तर देना है बेटे, फाइनल उत्तर चाहिए, मतलब मीटर में इतना मीटर से इतना मीटर, ऐसे आपको उत्तर देना, ठीक है? रोड की लंबाई मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बार मास डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। देखो एक बार, इफ लीनियर, क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ बच्चों सिंगल स्टार बनाओ, इफ लीनियर मास डेंसिटी फॉर ए रोड इज गिवन एज if linear mass density for a road is given as सामने लिखा हुआ, find out center of mass for this road if, find out center of mass for this road if total length is 2 meter, if total length is 2 meter। बच्चों अब रोड ऐसी नहीं होगी बेटा, ये अब ये रोड ऐसी होगी क्या? नहीं। अरे लीनियर मास डेंसिटी वेरिएबल है, जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो लीनियर मास डेंसिटी बढ़ी है। बढ़ने का मतलब क्या है? लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों मोटा पतला होना। तो जैसे जैसे कुछ रोड होगी ना बच्चों, अलग सी शेप होगी, इसकी शेप कुछ इस टाइप की होती चली जाएगी। उस शेप से मुझे कोई खास लेना देना है भी नहीं, आप तो जानते हो लेंथ 2 मीटर है, तो आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो 0 से 2 करना, और आपको इस शुरुआत वाले पॉइंट से आपको बताना है। बनाओ। अरे डीएम क्या लोगे पता आपको? लैम्डा सीधा दिया बेटा, लैम्डा डीएक्स है ना, डीएम की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आपकी लैम्डा दिया हुआ, लैम्डा डीएक्स आएगी। क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया, अब बनाओ, मैं यहाँ बना रहा हूँ, अब देखना मत, अपने आप करना। टू प्लस 3x स्क्वायर है ना?
अपने आप करो, 1 मिनट लो, सही से इंटीग्रेशन करो, लिमिट लगाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। बच्चों इस सवाल को देख के सुन के आप ऐसा बता सकते थे कि सर आधे से तो ज्यादा आना चाहिए, अरे 1 मीटर से तो ज्यादा आना चाहिए, आप ये बता सकते थे? क्यों नहीं, क्यों आना चाहिए सर 1 मीटर से ज्यादा? अरे यहाँ पतली, इस साइड मोटी और भारी की तरफ होगा ना, तो एक जैसी होती रोड तो बीच में आया था। अब एक साइड पतली एक साइड मोटी है तो भारी की तरफ होगा, तो आधे से तो भारी की तरफ ही होता, तो मोर देन हाफ, मोर देन 1 तो आंसर था ना। एक ऑप्शन होता ना, एक से कम वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता। बना बेटा बना, एक्चुअली आपकी इंटीग्रेशन प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। फटाफट मैच करो। एक्स कितने बच्चों को आ गया बेटा? 4/3, वेरी गुड। आपको ऑप्शन काटने आएंगे बच्चों, आपको ये देखना है बेटा कि सर ये मोटी पतली रोड है तो मोटी की तरफ होगा, आधे से आगे होगा है ना, मोटी की तरफ होगा ऐसा। इसलिए मैंने एक लाइन लिखवा दिया, जिसका वेट ज़्यादा है वहाँ पे आपका, इसका मास ज़्यादा, वेट नहीं बोलना चाहिए, जिसका मास ज़्यादा है उसकी तरफ आपका सेंटर ऑफ मास है। देखो बनाओ, बना लिया क्या? तो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट की सीधे सेंटर ऑफ मास मैं आपको लिखवा रहा हूँ। 2-4 आपको याद करना, 4 ही एक्चुअली, ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि आपका जो एक जैसी शेप होगी बेटा वहाँ तो सेंटर में अपना बीच में आएगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कौन का मैं बताना चाहता हूँ, होलो कौन या सॉलिड कौन है उसका आपको पता होना चाहिए एक बात, और रिंग और डिस्क का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रोड का कैसे भी आएगा आप निकाल लोगे, आसान चीज़ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो L/2 है, नहीं है तो आप ऐसे बनाओगे। डिस्क का, रिंग का, इनका सोल हो सकता है बेटा, आप करना ही चाहते, और इंटीग्रेशन कई गुना बढ़ जाएगा, खाम खाम का R d थीटा से जरूरत नहीं है अपने को। देखो एक बार, सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ बच्चों रिंग के लिए, अलग से देख लेना बच्चों। ये मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ ऐसे ऐसे मास है, सर ये रिंग है, रिंग का एक टुकड़ा छोटा सा जो एंगल थीटा है, रिंग है छोटा सा टुकड़ा है जो आपको यहाँ कहानी समझा रहा ना, ये रोटेशन में मोमेंटम इंजीनियरिंग ऐसे समझाऊंगा। मैं आपको पूरी रिंग याद कराने बजाय थीटा याद करा दूंगा, अपने आप आंसर आता रहेगा। इसका सेंटर ऑफ मास आता है बच्चों R sin थीटा डिवाइड बाई थीटा। थीटा की वैल्यू कैसी पुट करनी पड़ेगी आपको? पाई की फॉर्म में करनी पड़ेगी। सर वाई वाली नहीं बताओगे? नहीं बच्चों, आपको एक्स वाला पूछे या वाई वाला पूछे, ऐसी रिंग है तो अपने आप वो सेमी सर्कल होगा तो अपने आप वो वाई वाला बन जाएगा। और बच्चों यदि ऐसी क्वार्टर रिंग होती तो फिर आपका दोनों एक्स और वाई बराबर आ जाते। एक फॉर्मूला आपको याद करना, अपने आप आंसर आएगा, दिख जाएगा। बच्चों यदि अपने पास सेम टाइप की चीज है, लेकिन अब देखो बेटा क्या है, अब ये पूरा सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन देखो ऐसा बना रहा हूँ, पूरा सॉलिड डिस्क है, समझे क्या? ये ऐसी डिस्क है, डिस्क बोले तो जैसे बच्चों आप पिज्जा देखते हो ना, ऐसा है डिस्क देखने का मतलब, जैसे पिज्जा वाला टुकड़ा होता है ऐसा टुकड़ा है, ये काट के निकाला है स्लाइस। तो बच्चों अब यदि यहाँ बात करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ कितना था R, तो ये 2R sin थीटा डिवाइड बाई 3 थीटा। सही है क्या? R में भी 2 बढ़ा दिया, नीचे भी आपने ऐसा 2 बढ़ा दिया, ऐसे याद करना है तरीका, बस कुछ नहीं है। यदि बच्चों कौन है आपके पास, कौन में यदि होलो कौन है बच्चों, यदि बच्चों आपके पास होलो कौन है तो बेस से h/3, टोटल हाइट कितनी है इसकी h, तो बेस से कितना जाएगा बच्चों h/3। यदि बच्चों आपके पास सॉलिड कौन है बेटा, यदि आपके पास सॉलिड कौन है बच्चों तो आपका जाएगा बेटा यहाँ से बेस से h/4। h क्या बच्चों अभी बता दिया मैंने आपका, टोटल हाइट। सही है क्या? कौन वाला ध्यान देना है आपको, होलो और सॉलिड वाला ध्यान देना बस। सर बच्चों आप कौन का एरिया वेरिया जानते हो क्या? कोन की वॉल्यूम आप जानते हो? कौन की वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर, जानते हो ना? r क्या नीचे वाली रेडियस, h क्या ऊपर वाली हाइट, रिंग वाला, डिस्क वाला, और ये याद करना है। सर यदि कोई बोलता मुझे ऐसा कुछ चीज है पूरा सॉलिड ऐसी डिस्क, क्या दिक्कत? सेंटर पे आएगा, फिर मुझे निकालना ही क्यों है? और यदि पूरी डिस्क है पूरा स्फीयर, फिर निकालना ही क्यों? सेंटर पे मैं ऐसे ही जानता हूँ, सेंटर का ओरिजिन मान के अपने आप आंसर कर लूंगा। आपको जो ध्यान रखना बेटा इसका रखना है, यदि आप बोले कोई सेल है, m मास r रेडियस का सेल है, सेल बोल दे बेटा, स्फेरिकल सेल बोल दे, कहाँ होगा? R/2 पे। याद करने जरूरत है, उससे पुट करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। अरे R देखे पुट के देखना एक बार, साइन की वैल्यू पुट करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। चाहो तो चलो एक बना लो यार तुम, यदि सेल है तो R/2 पे आएगा बच्चों। ये डिस्क, ये रिंग नहीं है बच्चों, स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल कैसा होता है? जो ऊपर से खोखला हो, जैसे नारियल, नारियल आपने काटा, आधे वाले को उल्टा कर रखा है, ऐसा ही। सही है क्या? बनाओ शाबाश। सेल का सॉलिड होता है क्या? सॉलिड सेल नहीं होता बेटा, सेल का मतलब ऊपर ऊपर से आपका मेट अंदर नहीं होता, सेल का मतलब यही होता है। एक सवाल इसके बेस पर कराएंगे, आपको अच्छा आइडिया लगे। अरे ऐसे आपने 2r/π याद किया होगा आप लोगों ने, सेमी सर्कुलर, इसका सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π पुट कर लें बेटा, अपने आप आ जाएगा वो। R sin 90 डिवाइड बाई π/2 ऊपर चला गया तो 2r/π अपने आप आ जाएगा। डिस्क का याद किया होगा तो आपने ऐसा कुछ किया होगा 4r डिवाइड बाई 3π, वो अपने आप आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे तब वैल्यूज। तो आप फिर इसमें ऐसे नहीं रहोगे दिक्कत में कि सर क्या करूँ। रिंग वाला आपको डायरेक्ट ध्यान देना, रिंग वाला आपको डायरेक्ट ध्यान देना।
कोन वाले में अपने h/3 h/4 एक का किसी का रट्टा मार रखा तो उसको अलग अलग कर लेना। सॉलिड वाले में जो होगा h/4 होगा, होलो में h/3। सर मुझे कैसे पता लगेगा कि सर कम सॉलिड में कम क्यों हो रहा है? अरे सॉलिड में नीचे बहुत ज़्यादा भाई, नीचे बेस ज़्यादा होता है कोन का, जहाँ पे मास ज़्यादा उतने ही पास। और ये बात तू समझ पा रहे हो? यदि कोई ऐसी रोड मैंने बना रखी है, L लंबाई की है, तो सेंटर ऑफ मास जो आएगा बेटा वो इसकी तरफ आएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ना x, ये पक्का L/2 से जो आएगी कम आएगी। जानते हो आप? ये बात समझ पा रहे हो? इस साइड मोटी रोड है तो आधे पे नहीं आएगा, आधे से कम पे आएगा, इसलिए ऐसा है। वो सेम कहानी कोन वाले भी है। कोन वाले में ज़्यादा मास तो नीचे बेटा, जितने नीचे ज़्यादा भार है तो इसके बेस के पास रहेगा, इसलिए h/4 है। एक सवाल मैं कराऊंगा और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। ये रिंग नहीं बेटा, सेल है। सेल में और रिंग में फर्क आप समझते होगे। रिंग ऐसी होती सिंपल एक धागे टाइप की, ऐसी रिंग ऐसी बनी हुई। सेल क्या होता है? पूरी तरफ कटोरा, उल्टा कटोरा। घर वाला बाउल देखा, उल्टा किया हुआ, उसकी यहाँ भी एरिया, यहाँ भी एरिया, यहाँ भी हर जगह मास है। रिंग पे सिंपल यहाँ मास होता है ना, फर्क है। सेल 3 डायमेंशन है, रिंग आपकी सिंपल ऐसी फैली हुई जो x और y में है बस। देखो बच्चे एक क्वेश्चन नाम लिखो, बना ले बच्चा आपने। फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन कॉन्फ़िगरेशन इफ, फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन कॉन्फ़िगरेशन इफ डेंसिटी ऑफ cone and sphere, if density of cone and sphere is same। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बेटा, अपना एक सॉलिड कोन है बच्चों, उसके ऊपर एक स्फीयर रखा हुआ है, 2r रेडियस स्फीयर की है बच्चों, और 4r आपकी हाइट है बच्चों क्यूब आपके कोन की। डेंसिटी सेम लिखा हुआ। अब आपको बोलता है बेस से सेंटर ऑफ मास की आप हाइट बताओ। देखो कैसा, हमें दो चीज चाहिए बच्चों, m1 चाहिए और m2 चाहिए। ऐसे ही बच्चों अपने को चाहिए बेटा y1 और y2। देखो m2 देखो, पहले ऊपर वाले का 2 नाम में दे दिया स्फीयर को, नीचे कोन का 1 दे दिया। 2 देखो स्फीयर में कैसे आ जाएगा सर, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। कितना बेटा r, 2r तो 2r क्यूब छोड़ दिया। बच्चों अब देखो बेटा m1 सर कोन का क्या था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पाई r उसके रेडियस है, लेकिन हाइट क्या बच्चों यहाँ 4r तो 4r लिखा, डिवाइड बाई 3। बच्चों यही होता था, देखो आप याद होगा आपको, किसकी वॉल्यूम थी, कोन की, 1/3 पाई r स्क्वायर, वही पुट किया है। दोबारा देखो बच्चों y1 बेस से सॉलिड कोन का कहां होता था, आपको याद होगा h/4, अभी लिखवाया था मैंने। तो बच्चों हो जाएगा h/4 दैट इज इक्वल टू 4r बटे में 4, आंसर आ गया r। बच्चों अब देख लो बेटा y2 क्या आएगा, स्फीयर का सेंटर। स्फीयर का सेंटर ये है, यहां ये हाइट आपको लेनी है। सर रेडियस कितनी है सर, ये 2r तो यही होगा बेटा, और 4r आपकी हाइट है, तो कितना आ जाएगा 6r। बस सवाल आपका सोल्व हो गया बच्चों। जब भी आपको सेंटर ऑफ मास लेना तो आप जानते हो m1 y1 m2 y2 बटे में क्या आ जाएगा, डिवाइड में m1 प्लस m2। देखो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे बेटा, m1 की वैल्यू पुट किया 4/3 रो पाई r क्यूब, सही लिखा क्या, इनटू y की वैल्यू क्या बच्चों r प्लस इसका फिर देखो बच्चों 4/3 पाई रो r क्यूब, लेकिन देखो बच्चों 2 क्यूब भी है, उसको लिख दिया अलग से मैंने 8। और बच्चों आपकी यहां r की वैल्यू क्या 6r डिवाइड बाई 4/3 पाई r क्यूब कॉमन ले लिया, 1 m1 में से अगर 8 यहां से सोल्व करेंगे बेटा, देखना एक बार बच्चों पाई/3 ये आपका पूरा पूरा कैंसल, ऊपर क्या बच जाएगा r, और ये आपका 8 × 6 तो r बाहर आ जाएगा, तो 1 + 48 नीचे आ जाएगा बेटा 9, आंसर आ जाएगा 49r डिवाइड बाई 9। बना बच्चों आपका, वेरी गुड बेटा। आगे देखो, देखो कैसा, कोई मुझे बोल दिया इसका सेंटर ऑफ मास आप बताओ, ये आपका 4m पूरा मास और इसकी रेडियस r है। इसमें से बच्चों ऐसा कुछ पोर्शन है जो कट किया हुआ, r रेडियस आपकी पूरी थी बच्चों, अब ये आपने r/2 का, यहां आपने बच्चों r/2 रेडियस का जो है कट किया हुआ पोर्शन है, ये r/2 वाला कट किया आपने, इसकी रेडियस r/2 है। जो r/2 लिखा, ऊपर वाले रेडियस r लिखा, इसकी r/2। आपको इस अब सेंटर ऑफ मास इसका बताना है। देखो कैसे करेंगे इसको बच्चों, दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे, एक काम करो सर, आपको सेंटर निकाल सकते हैं, पहले वाले का सेंटर या बाद वाले का, दो तरीके से किया जा सकता है बच्चों। एक तरीका जो अच्छा तरीका मुझे लगता है, इसको क्या कर लो आप, एक काम करो सर, पूरा एक बार बना लो, पूरा आपने बना लिया, मतलब ऐसा बोला था भाई, ऐसा सवाल है बच्चों ये कि एक आपका एरिया की प्लेट है r रेडियस, इसका टोटल मास 4m है, उसमें से 4m में से आपने कट करके एक पोर्शन निकाल दिया r/2 रेडियस का, बाद में सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक, एक लाइन लिख लो आप यार क्वेश्चन की। अब ये ना सोचो कटने के बाद 4m बचा हुआ, ये बोल रहा हूं मैं। देखो एक बार,
ए प्लेट हैविंग मास 4m एंड रेडियस r, प्लेट को अंडरलाइन करो बेटा, ए प्लेट हैविंग मास 4m एंड रेडियस r is placed in xy plane, placed in xy plane. If a cavity if a cavity of radius r by 2, if a cavity of radius r by 2 is cut from this plate, find out center of mass for remaining part, find out center of mass for remaining part। बच्चों एक बार ध्यान देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, आपको ऐसा कुछ है, इस क्वेश्चन को बच्चों करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ वो माइनस वाला करने के बजाय मैं प्लस वाले तरीके सिखाता हूँ कि उल्टा थोड़ा सीखते हैं। उल्टा ऐसा सीखा कि एक काम कर लो सर, जो हम जानते हैं उसको ही पकड़ लो। यदि ये पूरा था तो अपने पास ऐसा था 4m और r रेडियस ये हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है क्या। इसको एक काम कर सकते हैं क्या, एक काम करो, इसको टुकड़ों में तोड़ दो सर। एक r/2 आपकी रेडियस वाला कट कर दिया, प्लस r/2 वाले को अलग निकाल लो। इस बात समझ में आई क्या? दोबारा देखो आप, मैंने क्या किया, जो r/2 वाली कट किया ना वो कट के बाहर रख दिया आपने। इन दोनों को जोड़ोगे तो यही बनेगा जो सामने लिखा हुआ, इन दोनों को जोड़ोगे तो यही बनेगा बेटे सामने लिखा हुआ। अच्छा सर एक काम करो, इसका यदि मास m1 और इसका सेंटर x1 है, इसका मास m2 और इसका सेंटर x2 है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। क्यों सर? इसका सेंटर हम जानते हैं बेटा 0 0 मानेंगे, क्योंकि ओरिजिन से ही पूछता है ओरिजिन से कितनी दूर है। इसका सेंटर 0 0 मान लो, तो बेटा इसको ऐसा कंपेयर किया जा सकता है सर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। आपको निकालना क्या बचा, x1 तो निकालना, इस साइड जाएगा 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस m2x1 डिवाइड बाई m1। बात समझ में आई बच्चों आपको? इस टाइप से अपने आप अपना आंसर आने लग जाता है कि आपने क्या किया, m1 प्लस m2 यहाँ चला गया, 0 हो गया, तो m1x1 प्लस m2x2 इक्वल टू 0। आपको निकालना क्या बेटा, इसका सेंटर तो x1 आपको निकालना, तो इस साइड जाएगा माइनस, इस फॉर्म में आपका आ जाएगा। सर ये आपको बनाने के लिए आपको m2 चाहिए एक बात और m1 चाहिए एक बात। इसका x2 आप जानते हो क्या? जानता हूँ। कैसे जानता हूँ सर? ये आपका ओरिजिन था, ये आपका ओरिजिन था, ओरिजिन से r/2 कट कर इसके बीच में कितनी रेडियस आ जाएगी, r। क्यों r/4 भाई? जब r/2 रेडियस मैं बोल रहा हूँ, रेडियस कितनी बेटा, r/2, तो कितना आ जाएगा? पहली बात तो प्लस में आएगा और r/2 आएगा। क्यों प्लस में? सर इस साइड आपको जाना पड़ा इसलिए प्लस में। इसका सेंटर सर नहीं जानते, बात कहां पे रह गई सर, मास पे। मास देखो सर m2 बना सकते हो क्या? हाँ बना सकता हूं। टोटल मास डिवाइड बाई, टोटल मास कितना बेटा, m2, टोटल मास 4m डिवाइड बाई इसका एरिया पाई r स्क्वायर, सही है क्या, इनटू इसका एरिया कर लो, इसका एरिया क्या, पाई r/2 स्क्वायर। कितना मास आ जाएगा बच्चों आपके पास सर, 4m डिवाइड बाई 4, आंसर इज m। m2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, m आ गई, उसका आपके पास लोकेशन दिया हुआ है सर। m1 तो अपने आप आ जाएगा सर, टोटल कितना था 4m, वो टुकड़ा कितना कट गया m, तो ये कितना बच गया बच्चों आपके पास, ये मास भी आ गया, ये मास आप वैल्यू पुट करने आंसर आ जाएगा। दोबारा देखो, इस मेथड से बच्चों आप फेमिलियर नहीं हो बेटा, तो पहली बार इसको अच्छे से आप देखो। मैं क्या करूंगा, मैं माइनस करने की बजाय मैं कंबाइंड चीज लूंगा जिसका सेंटर पहले जानता हूं मैं 0 पे है। उस 0 पे मानने का फायदा मुझे क्या होगा, जब भी मैं टुकड़ा लेता हूं m1 m2 जो भी टुकड़ा मैं लूंगा उसका मेरा फायदा है। एक टुकड़ा क्या सर, m1x1 प्लस m2x2, इन दोनों के लिए करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी 0। तो मैं सीधा एक सिर्फ इस टाइप का वेरिएबल बन जाता जो बहुत आसान है सोल्व करना। तो आपको देखना सर इसका m1 क्या है और x1 सेंटर क्या है, सेंटर तो निकालना ही है, मैं नहीं जानता हूं। क्या मास आप बता पाओगे? हाँ बता दूंगा, थोड़ी देर में बता दूंगा। m2x2, हाँ क्या x2 आप जानते हो, बिल्कुल कटिंग जानते ही, कटिंग देते ही मैं जानता हूं कहां सेंटर आएगा, r/2 रेडियस कट किया तो यही तो सेंटर है, तो यहां से इस साइड जाना पड़ा, प्लस प्लस की कितनी वैल्यू r/2, x2 हम जानते हैं। सर इस पोर्शन का मास आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं। कैसे बताते हैं? सिंपल सर, यदि एरिया पाई r स्क्वायर का मास है 4m, एक का कितना होगा m डिवाइड बाई पाई r स्क्वायर, यहाँ एरिया कितना बच्चों r/2 के हिसाब से पाई r/2 स्क्वायर, तो मास कितना आ गया बच्चों यहाँ का m, मास आ गया x आ गया। यदि ये मास आ गया तो ये निकालना तो वैसे ही आसान है। क्यों आसान है? पहले कितना था 4m, कटा हुआ कितना m, तो कितना बच गया 3m। x निकालना, वैल्यू पुट कर दो बेटा, m2 x2 जानते हो, तो m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास m, x2 की वैल्यू कितनी बेटा r/2, ये कितना है 3m। देखो आंसर वही आ गया जो आपने दूसरे तरीके से निकाला हुआ है। दोबारा देखो,
एक सवाल आप करोगे आपको आइडिया लगने लग जाएगा। देखो आपको क्या बोला बच्चों, आपको इस चीज का सेंटर ऑफ मास बताना है। ये क्या किया, पूरा आपके पास स्फीयर था बच्चों, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर था ऐसा। इस सॉलिड स्फीयर का मास आपका 9m और रेडियस r थी। सॉलिड स्फीयर था, इसमें से आपने एक छोटा सा टुकड़ा यहां से काट दिया। बच्चों जानबूझ के अलग ले रहा हूं इस बार, टुकड़ा आपने यहां से काट दिया जिसकी रेडियस r/3 है। इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, यहां से कट किया है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं सर, इसका मास m1 मान लेते हैं और आपका सेंटर x1 में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। एक लॉजिक आप समझ पाओगे बेटा, यदि यहां से कट किया तो भारी पोर्शन यहां आ गया तो इस साइड कुछ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, तो -y वाला करेक्ट आंसर है, प्लस वाला ऐसे ही काट देंगे। जैसे बच्चों पिछले वाले सवाल में मैं देखता सर आपने x से यहां से काटा, सेंटर यहां पे आ जाएगा तो माइनस की वैल्यू होनी चाहिए, तो -r/6 ठीक भी है, प्लस वाले अपने आप काट देंगे। दोबारा देखो अब, तो इसका सर आपने क्या करना है, m1 y1 और यहां जो कटिंग वाला पोर्शन अलग लिख लो। कटिंग वाले क्या लिखा बच्चों मैंने, r/3, यहां लिखेंगे सर m2 और यहां लिखेंगे बच्चों y2। आंसर आने लगा, देखो कैसा। सर एक काम करो, पहले m2 बना लो। m2 में कैसे करूंगा सर, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, उसकी यूनिट आ गया बच्चों, ये आपकी डेंसिटी आ गई एक्चुअली रो। और क्या डेंसिटी चेंज हुई, नहीं, मैं डेंसिटी तो निकाल रहा हूं एक्चुअली, डेंसिटी आ गई। सर इसकी वॉल्यूम जानते हो, हाँ जान जाएंगे। इसकी वॉल्यूम जानने में क्या, कितना बच्चों, 4/3 पाई r/3 क्यूब, सही है क्या, 4/3 कैंसल, कितना बन जाएगा सर ये 9m, ऐसा कैसा, r क्यूब भी कैंसल, ये बचा कितना है 1/3 27। मास आ गया क्या बच्चों, y2 निकालना। उसने क्या बोला सर, रेडियस कितनी है r/3, कुल दूरी यहां से कितनी थी बच्चों, सर यहां पे जो है r/3 ऊपर छोड़ दो बस आप। अरे मैंने जानबूझ के अभी r/2 नहीं काटा, वरना बोलते r/2 रेडियस मैंने r डायमीटर हो गया तो ठीक है सर, फिर वही बीच में आ गया। जानबूझ के रेडियस मैंने कट किया r/3 की। सर इसका जो सेंटर यहां आएगा, ये बात समझ पा रहे हो आप, इसका सेंटर यहां है, कुल दूरी क्या थी बेटा r, अरे कुल आपकी रेडियस क्या थी r, सर ये कितनी है r/3, तो सेंटर कितना बन गया y की वैल्यू r - r/3, कितनी आ जाएगा, ये बात पकड़ पा रहे हो जो मैं क्या कर रहा हूं। और m1 निकालना वैसे ही आसान है, क्या सर ये कितना, पहले कितना था बच्चों 9m, कितना माइनस हो गया बेटा m/3 27 और आपका 3 माइनस ला कितना हो जाएगा, सही लिखा है क्या 3 का 20, बिल्कुल। अरे y1 निकालना मुश्किल है क्या, बिल्कुल सबर बच्चे। ये इसलिए मैंने सबसे पहले आपको मास डेंसिटी समझाया था। पहले मैंने क्या समझा था, मास डेंसिटी समझा था बच्चों। लीनियर है तो लैम्डा इंटू आप एक्स करो, आंसर आ जाएगा। एरियल है तो मास डिवाइड बाई एरिया करना पड़ता, डेंसिटी आ गई जिसे आपको निकालना। तो ऐसे ही वॉल्यूम है तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम करना पड़ेगा। इस पोर्शन की और इसकी क्या डेंसिटी अलग होगी, उसी में से काटा है सेम डेंसिटी। सो इसके लिए मुझे मास निकालना तो मुझे करना पड़ेगा डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे निकलेगा, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो मास ये रहा 9m, वॉल्यूम रही वो ऊपर, तो मास बाई वॉल्यूम से डेंसिटी आ गई, इनटू वॉल्यूम किया तो इसका मास आ गया। m2 आ गया बेटा, एक आपका y2 आ गया बच्चों, m1 आ गया। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा सर, सेंटर कहाँ था m1 y1, अरे देखो बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अब m1 प्लस m2 इक्वल टू 0, खत्म। आपको निकालना क्या बच्चों, फिर वही y1 वही बन जाएगा m2 y2 डिवाइड बाई m1, वैल्यू पुट करो, सही है क्या। अरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही, आपको जब सवाल दिखेगा आपको सर पता क्या ध्यान रहेगा, जब आपको क्वेश्चन दिखेगा आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस रहेगा, किस पे सर, कट वाले का आप मास निकालो उत्तर आ जाएगा। जब कटिंग वाला सवाल आपको दिखाई देगा ना तो आपको सिर्फ एक बात पे फोकस रहेगा, सर जो कट किया उसका मास आ जाए, तो लोकेशन तभी दिख रही है, मास आ गया दूसरे का बचा हुआ अपने आप रह गया, लोकेशन आ गई तो आंसर आ गया। जैसे मेरे पास सीधा सवाल आता नीट में, तो मैं पता क्या सोचता, r/2 का कट किया है तो इसका मास निकाल लेता मैं, इसका मास बन गया m, सर बचा हुआ कितना हो गया 3m, तो लोकेशन पहले दिख रही है r/2, तो m इंटू r/2 डिवाइड बाई आपका आ जाए कितना 3m, उत्तर आ गया सर। पता नहीं यार, अबे माइनस वाले से नहीं करता हूँ मैं, बनाओ शाबाश। चलो एक और प्रैक्टिस कर लेंगे, तुम बनाए देख लेना। एक आपको जब भी कटिंग वाला सवाल दिखेगा बच्चों, आपको सिर्फ ध्यान देना बेटा, कटिंग वाले पोर्शन में मास क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। उसकी मास आ जाएगा, लोकेशन तो क्वेश्चन में दी होगी, मास आप निकालोगे, मास निकालिए तो कटा हुआ पोर्शन तो बाकी अपने आप बचा हुआ मास हो जाएगा। तो कटने वाला का m2 x2 डिवाइड बाई m आंसर आ गया। प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी, वैसे ही जानता हूँ इस साइड आएगा माइनस है। तो एक सवाल आप बना के देता हूँ, देखो थोड़ा सा और देखता हूँ, अब मेंशन कर लेना
सबसे पहले कटे हुए पोर्शन का मास निकालना है और पोजीशन निकालनी है। मास आ गया, सवाल अपने आप आ जाएगा। ऐसे तो मैं 2 ही सवाल कराता इस पर, लेकिन तुम्हारे हिसाब किताब देख के एक और मैं करवा रहा हूँ, फिर तुम ट्राई करना, क्योंकि आपके दिमाग में ये बाउंडर भी उठ सकता है, क्या सिर्फ ओनली एक्स या ओनली वाई ही चेंज होगा सर। अरे आपके दिमाग में ये भी आ सकता है क्या सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई चेंज होगा। उसका थोड़ा सा उत्तर बना लिया आपने। क्योंकि बच्चों डबल स्टार पीएमटी, इसलिए बेटा एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, फिर एक बहुत बढ़िया वो आप करना, उसको आप रिवीजन लिख लेना, आप देख लेना दोबारा बाद में। ये समझ पाए ना, इक्विवेलेंट लगा रखा, ठीक है, ये की बात है बेटा। इन दोनों को जोड़ोगे ना, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो वही बनेगा जो उस साइड लिखा हुआ है। बना लिया क्या? आंसर निकालना बेटा जो भी बनेगा इसका ना। बच्चों ये आप समझ पाए मैंने ये दूरी कैसे ली यहाँ से, ये y2 कैसे बना, आप समझ पाए हो बेटे। r/3 रेडियस थी तो ऊपर r/3 छोड़ दो, टोटल r है, r/3 छोड़ दी, इसलिए ऐसा बना हुआ 2r/3 है ना। देखो आगे देखो, ये एक सवाल और मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको और अच्छे से अंदाजा लगेगा। मैं प्लेट वाला ही कराता हूँ, स्क्वायर प्लेट से सर्कल काटते हैं। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें सिर्फ फोकस रखना, रिमेनिंग पार्ट पूछे कुछ भी पूछे आपने तो जानते हुए लिखे। देखो एक बार बच्चों, इस बार एक ऐसी स्क्वायर प्लेट है बेटा, ऐसी एक प्लेट अपने पास है, इसका बच्चों 4m, चलो आपका m मास और बच्चों r इसकी साइड बच्चों r है। ऐसा आपको बोला, इसको कट कर दिया और कट करके आपने जो है यहां से, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, तो r रेडियस, अरे देखो कितना था बच्चों, लेंथ कितनी है r, तो ये ऐसा कट कर दिया। कितनी रेडियस कट किया आपने, हाफ पे एक किया, तो ये r/2 था। डायमीटर आपका कितना था ये वाला, r/2 कितना था, r/2 रेडियस की आपने एक यहां से सर्कल कट किया डिस्क में से। इस बचे हुए पोर्शन का आपको बनाना है सेंटर ऑफ मास। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, मैंने 2r साइड ले लिया, 2r में से ऐसे r है तो r/2 कट किया। तो देखो इसको अलग बना लो सर, अलग आपने किया तो कितनी रेडियस है, r/2। फिर अब ऐसे ही फोकस करेंगे सर, इसका सेंटर तो मैं जानता हूँ यहाँ आएगा, 0 0 मान लेते हैं, सेंटर से ही दूरी पूछता है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करें बेटा, सर ये m1 है, सर ये x1 है, सर ये m2 निकालो और x2 निकालो, आंसर आएगा। m2 कैसे निकाल लूंगा सर, टोटल मास डिवाइड बाई टोटल एरिया। सर पाई आपका कितना होता है, r² a × b, तो 4r², सही लिखा गया एरिया। बच्चों कितना लिखा बेटा, 2r × 2r, टोटल एरिया आ गया। सर इस डिस्क का एरिया बता दो, आंसर आ जाएगा। डिस्क का एरिया कितना आएगा, पाई r/2 होल स्क्वायर, तो कितना आंसर आ जाएगा, पाई m डिवाइड बाई 16। सही किया क्या, पाई m डिवाइड बाई 16। नेक्स्ट 2 की वैल्यू बताना बच्चों कितनी है, सर यहां से कितनी दूर है ये, r/2, दैट इज r/2। बस आंसर आ गया बच्चों। ये निकालना नहीं पता, x1 निकालना नहीं पता, लेकिन m2 कितना, m कितना, m माइनस m पाई डिवाइड बाई 16। m को कॉमन ले लो बच्चों, तो 16 माइनस पाई डिवाइड बाई 16, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर फिर वही करना, आपको निकालना क्या था बच्चों, आपको x1 माइनस x2 m2 डिवाइड बाई m1, आंसर आ जाएगा बेटा माइनस पाई m/16 इंटू r/2, और डिवाइड में क्या आ जाता है बच्चों, m आपका बाहर आ जाएगा, 16 माइनस पाई डिवाइड बाई 16। कैंसिल करना बच्चों, कैंसिल किया आपने, ये 16 से 16 कैंसिल, m से m कैंसिल, माइनस पाई r, ये डिवाइड बाई 2 है तो 2 16 माइनस। बात समझ में आई क्या, कितना ही बवाल सवाल है, मुझे से कोई फर्क पड़ा क्या, पाई आ रहा सर कुछ आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कंसेप्ट पे सही रहोगे कि इन दोनों को जोड़ के ही तो वो बना, आप कंसेप्ट पे सही हो। मास सिर्फ आपको कहाँ ध्यान देना था बेटा, इस मास पे। ये आपने मास सही निकाल लिया ना, मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इनटू एरिया, ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी किसकी निकलेगी, उसकी डेंसिटी आपकी आ जाएगी इनटू एरिया या वॉल्यूम करके, आंसर आ गया। ये लोकेशन आपको पहले से ही पता रहती है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं। क्या ओनली एक्स या ओनली वाई ही पूछता है बेटा, पीएमटी में इतना ही पूछता है। और बहुत ज्ञान लेना चाहो तो यहाँ कट कर देता, यहाँ कट करता तो क्या आ जाती इसकी लोकेशन, एक्स की वैल्यू भी r/2 और वाई की वैल्यू भी r/2, फिर एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई दोनों आ जाते इसी मेथड से। सेम मास सेम रहता, m1 भी m2 भी, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होती है, उसके हिसाब से आंसर। फिर आपका एक्स कंपोनेंट भी वाई भी दोनों आ जाते। देखते हैं एक सवाल और बना लिया क्या, अरे मुझे पता नहीं था अब इतने इसमें डर जाओगे, मैंने इसके स्टेप लिखवा देता। सबसे पहले m2 निकाल लो, m2 ऐसे आएगा डेंसिटी इनटू एरिया, डेंसिटी किसका, बड़े वाले से डेंसिटी निकालना है, छोटे वाले का एरिया वॉल्यूम गुणा करना, उत्तर आ जाएगा। फिर आप ऐसे सोच लेना इसका। टॉपिक लो बेटा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, इस टाइप का डिस्कशन हम करते हैं। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखने का आसान तरीका होता है बेटा, लिख लेगा बच्चा आपने। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप देखो x जानते हो, x आता है m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे डिफरेंशिएट करोगे सीधा आ जाएगा v1 इक्वल टू m1 v1 m2 v2, ऐसे चलता रहेगा, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बच्चों इसको डिफरेंशिएट करो तो dv बाई dt तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों सर m1 a1 m2 a2। अरे समझे क्या, वो एक स्टेप में ऐसे डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहता दिखा देता, लेकिन कोई जरूरत नहीं, m1 प्लस m2 ये आप लिख लो। एक सवाल यहां बनाना है आपको, यहां बोला बच्चों आपके पास यहां जो है 1 kg ऑब्जेक्ट है, और बच्चों यहां आपके पास 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये चलता है 3 मीटर पर सेकंड और ये चलता है 1 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये आपको बनाना है। इसी को आगे बढ़ाऊंगा एक स्टेप और, इसका एक पार्ट कराऊंगा, एक ये आप करो पहले। वेक्टर लगा रखा, वेक्टर समझते हो, प्लस माइनस के साथ लेना। x में आगे जाएगा पॉजिटिव, x में प्लस x ले लो, और उल्टे डायरेक्शन में माइनस x ले लो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो बच्चों सर m1 v1 प्लस m2 v2 आपने किया डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो वैल्यू पुट किया था ऐसे आ जाएगा सर 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, सही है क्या बेटा, और आ जाएगा 1 प्लस 2, सोल्व किया 3 माइनस 2 दिस दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, सही है क्या। एक और लिखो नीचे, ये बना के एक पार्ट 2 बनाओ इसका, अब कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अच्छा एक आप लिख लो बच्चों यहाँ विद साइन है ना, विद साइन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, आपको विद साइन पुट करने, ऐसे तो बच्चों बोलने की जरूरत नहीं, वेक्टर लगा हुआ लेकिन आप भूल जाओगे, इसलिए आपको लिखना विद साइन, आपको वैल्यू पुट करनी है प्लस और माइनस के साथ। पार्ट नंबर 2 स्टार लगा के, पार्ट नंबर 2 स्टार लगा के, इफ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन बोथ मासेज, इफ इनिशियल सेपरेशन बिटवीन बोथ मासेज is 10 meter, find out shift in center of mass, find out shift in center, shift को अंडर लाएंगे, shift in center of mass after 2 second, 3 सेकंड करो, after 3 सेकंड सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट आप बताओ 3 सेकंड के बाद। अच्छा सवाल करने से पहले क्या करना पड़े, सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा तभी तो आप शिफ्ट बताओगे। अरे सेंटर ऑफ मास निकालना आपको आता है क्या बच्चों, अब एक्स सेंटर ऑफ मास क्या था बेटा सर, किसी एक को निकालो, कहीं से बना लो, 1 kg से बना, तो सीधा लिख रहा हूं बच्चों, 1 kg से बनाऊंगा, ऐसे लिखूंगा सर 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3 दैट इज 6.67 मीटर। कहां से बताया सर मैंने, यहां से बताया है, यहां सेंटर ऑफ मास था पहले आपका 6.67 सेंटीमीटर, सही है क्या मीटर। और ये आप बता पाओ, फिर डर गए हो, ये फॉर्मूला आपको बता चुका मेरा 2 मास वाले में। शिफ्ट कितना करेगा, हमने बोला सर वेलोसिटी कैसी है सेंटर ऑफ मास की, यहां सेंटर ऑफ मास है और ये सेंटर ऑफ मास 1/3 से 1/3 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि आपका आंसर कैसे है, आप प्लस में, तो इस डायरेक्शन में ऐसा मूव करेगा 1/3 मीटर पर सेकंड। तो आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर जाएगा सर, वेलोसिटी है 1/3 इंटू 3, सर ये 1 मीटर और मूव कर गया, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कितनी आ जाएगी 6.67 प्लस 1, तो बोला जाए 7.67 मीटर पे है, एंड शिफ्ट इज 1 मीटर, शिफ्ट तो मैं सीधा निकाल देता 1 मीटर। बात समझ में आई क्या, मतलब पहले मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, सेंटर ऑफ मास निकाल लिया, तो एक तरीका क्या था बेटा सर, वेलोसिटी आप जानते हो, टाइम आप जानते हो, तो सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वहां से कितना आगे चला गया है सर, आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव तो आगे जाएगा, कितना चला गया सर, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या 1/3, टाइम कितना 3 सेकंड, तो 1 मीटर आगे गया, शिफ्ट इज 1 मीटर। यदि कोई बोले कि पहले कहां था और बाद में कहां है, तो पहले सेंटर ऑफ मास था 6.67 मीटर पे, बाद में कितना बेटा 7.67 पे, सही है क्या, बना शाबाश। ये कहानी जानते नहीं तुम लोग, जानते हो क्या, ये तुमने कभी सुना है ऐसा, ये कभी हमने सुना बेटा ऐसा, लग नहीं रहा मुझे। अरे अब बात समझ पा रहे हो आप, अब आप बात समझ पा रहे हो बेटा, पूछ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि तुम ऐसे बैठे रह जाओ, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा है। वेलोसिटी आपको अलग से पढ़ा रखा है, क्या होती है सर वेलोसिटी जानते हो, टाइम आप जानते हो, तो क्या दूरी आएगी v इंटू टी, वही तो हमने किया है। अब वो सेंटर ऑफ मास खुद चल रहा है इसलिए हमने v इंटू टी उसके लिए कर दिया। ऐसे तो मैं चाह रहा था थोड़ी देर पढ़ा, लेकिन तुम्हारी हालत देखिए। एक सवाल और करना था एक्चुअली, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए ओवरलैपिंग हो जाएगी, मैंने वो भी बता दिया। तो
एक सवाल कराऊंगा। अरे नाव वाला करवाने से फिर तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे बात को। एक क्वेश्चन और लिखो, फाइंड आउट एक्सेलरेशन फॉर सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर गिवन सिस्टम। अब तुम्हें पहले सवाल सोल्व करना पड़ेगा, तुम सोच ऐसे ही बन जाएगा। फॉर गिवन सिस्टम ये दिया हुआ, आपने किया हुआ काम है। पहले एक्सेलरेशन आप बना लो बेटा। सर आप एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास बनाना चाहते हो तो क्या चाहिए आपका बेटा, m1a1 प्लस m2a2। तो आपका एक मास 2 kg, एक मास 3 kg, पर 2 kg और 3 kg का एक्सेलरेशन बना लो। बनाओ, ये सोल्व कर रखा आपने, ऐसा थोड़ी नया चीज है। टू मीटर पर सेकंड आ गया, सही है क्या? अब 2 आया, ये देखो बेटा किसका नीचे किसका ऊपर ऐसे पुट करना पड़ेगा। ये सेंटर ऑफ मास का नहीं है तो इंडिविजुअल आया, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, m1a1 और m2a2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बच्चों आपकी मर्जी, किसी को पॉजिटिव ले लो बेटा, क्योंकि जनरली हमने क्या किया बच्चों, ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो आप बेशक किसी को पॉजिटिव लो, लेकिन मैंने आप तक ऐसे सिखाया है ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ऐसे हमने सीखा जी के फॉर्म में भी। तो ऊपर वाले की डायरेक्शन को बच्चों मैं पॉजिटिव मानता हूँ, ऊपर वाली डायरेक्शन को। तो m1 मान लिया 2 kg, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में 2 है तो पॉजिटिव, प्लस m3 मान लिया 3 kg, इसका एक्सेलरेशन नीचे 2 है तो इसलिए बच्चों -2, डिवाइड बाई टोटल मास आ जाए 2 + 3। सोल्व किया सर, 4 - 6 डिवाइड बाई 5, आंसर इज -2/5। सर माइनस आने का मतलब क्या है सर, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन हो दैट विल बी डाउनवर्ड। सही है क्या बेटा? और डाउनवर्ड वैल्यू कितनी है, 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात पकड़ में आई है क्या? तुम्हें नहीं आ रही? अरे जितने एनएलएम में सवाल आपने बनाए थे ना एक्सेलरेशन वाले, 1 पुली वाला 10 पुली वाला कुछ भी कर लो आप, आपका m1 m2 पता नहीं कोई डायरेक्शन मिक्स कर लो, ऊपर या नीचे वाली वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। इतना ठीक है आज के लिए।